हमारे पास इस वक्त शेल्टर में 150 से ज़्यादा कैट्स हैं और ये सारे ही रेस्क्यूज़ हैं। अलग अलग कहानियाँ लेके आते हैं यहाँ पर और हम उसमें उनका साथ देते हैं कि वो उस जिस मुश्किल से आए उससे बाहर निकल पाएँ। पैरालाइज केसेस भी हैं हमारे पास और ह्यूमन क्रूएलिटी के केसेस हैं हमारे पास इसके अलावा रोड एक्सीडेंट्स के केसेस आते हैं। मतलब बहुत बहुत मिक्स केसेस आते हैं। कई बार अबैंडन्ड होते हैं बेड, उनके केसेस आते हैं, लोग गेट के बाहर छोड़ जाते हैं। आई एम तानिया सिंह, आई एम फाउंडर ऑफ पॉ सेवियर फाउंडेशन और ये मेरा शेल्टर है कैटशाला जो हमने 3 साल पहले यहाँ बनाया था। परिवर्तन के आज के इस वीडियो में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दिल्ली की तानिया सिंह से, जिन्होंने दिल्ली के छतरपुर फार्म हाउस एरिया में एक ऐसा शेल्टर होम बनाया जो डेडिकेटेड है सिर्फ बिल्लियों के लिए। कभी खुद एक थिएटर आर्टिस्ट रह चुकी तानिया ने 3 साल पहले बिल्लियों के साथ अपने इस लगाव को एक शेल्टर होम में बदल दिया। आइए जानते हैं कि घर पर बिल्लियां रखने से लेकर 150 से भी ज़्यादा बिल्लियों के लिए एक शेल्टर होम बनाने तक का उनका ये सफ़र कैसा रहा। अगर मैं सिर्फ कैट फीडिंग की बात करूं तो मैं कैट फीडिंग हम लोगों को 18-19 साल हो गया कराते हुए। हमारी जो पहली कैट थी हमारे पास आई थी, उसको ही हमारे पास आए हुए 18 साल हो चुके हैं और उसके बाद उसके 3 बच्चे हुए, उनको रखा हमने फिर स्ट्रीट में कैट फीडिंग शुरू किया। वो फीडिंग कराते कराते शेल्टर खोलने का थॉट प्रोसेस एज सच नहीं आया था तब तक भी। कोविड जब आया, कोविड के टाइम पे हम लोगों ने सोचा कि अभी सब कुछ लॉकडाउन हो गया है, क्योंकि हम लोग का जो बिज़नेस था, माय हस्बैंड इज़ अ फैशन फोटोग्राफर, मेरा खुद का अपना स्टूडियो था, मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस था एंड आई बिन डूइंग प्रोडक्शन, आई वाज डूइंग प्रोडक्शन फॉर मुंबई प्रोडक्शन हाउसेस। यहाँ पे हमारा प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, ये सब कुछ हम करते थे। तो हम लोग मीडिया इंडस्ट्री से रहे हैं, बहुत लंबा वक्त गुजारा है। मैंने 14 साल थिएटर किया है, तो मैं खुद आर्टिस्ट रही हूँ, मैं टेलीविज़न पे रही हूँ, सीरियल्स किए हैं। तो एक वो अलग लाइफ थी हमारी, बिल्कुल डिफरेंट टाइप की लाइफ थी वो। उसके बाद जब कोविड आया, कोविड के वक्त में क्या हुआ कि हमने सोचा कि अभी सब कुछ बंद है, काम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों ना एनिमल्स के लिए थोड़ा और बाहर आ जाते हैं और फीडिंग शुरू करते हैं। तो उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था कि कैट्स का ही करना है। हम लोग रोज़ाना शाम को बहुत सारा खाना गाड़ी के अंदर लेकर डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए पानी सब कुछ लेकर निकलते थे और वो करीब 2-3 घंटे हम लोग आसपास नेहरू प्लेस के आसपास का एरिया और अपना कालका जी के आसपास के एरिया में सर्व करके वापस आते थे। तो हम वो करते करते ज़्यादातर हमने फिर कुछ जो चैनल होते हैं आपके फेसबुक पे, एनिमल ग्रुप्स हैं, वो हमने ज्वाइन करें। तो जब हमने वो ग्रुप ज्वाइन किए और हम लोग फीडिंग पे निकलते थे तो ये देखते थे कि कैट्स भाग जाती हैं, छुप जाती हैं, जनरली कैट सामने नहीं आती हैं, डॉग्स उनको दौड़ा लेते हैं। फिर उसके बाद हमने फेसबुक पे स्क्रॉलिंग शुरू करी उन ग्रुप्स में कि वहाँ पे क्या होता है, रेस्क्यू कैसे होता है, क्योंकि हमें नहीं पता था कि रेस्क्यू चीज़ क्या होती है। हम लोग तो सिर्फ फीडिंग पे जाते थे, कोई कैट दिखा हमें कि वो ठीक नहीं लग रही है तो उसको उठा लिया, ट्रीटमेंट करा दिया, या किसी को डॉग ने अटैक कर दिया, उसको उठा लिया, उसको ठीक कर लिया, फिर वापस छोड़ दिया। तो इस तरीके से हम लोग करते थे। अब जब कोविड के टाइम में ये सब हुआ तो हम लोगों ने अपना जब स्क्रॉल किया तो हमने सिर्फ ये नोटिस किया कि कैट की एक पोस्ट चलती है, तो वो सिर्फ वो पोस्ट चलती रहती है। लोग बातें तो करते हैं उसके बारे में, मतलब ज्ञान बहुत देते हैं लोग, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इसके पास कॉल कर लो, वहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, बट कोई भी आगे आकर ये नहीं कहता कि मैं आकर कैट को उठा रहा हूँ या मैं क्या आकर कैट को उठा रही हूँ या मैं ट्रीटमेंट कराऊँगी। तो 99% केसेस में ऐसा नहीं होता। तो बेचारी वो कैट वहीं पर इंजर्ड होकर पड़ी होती है, वहीं बीमार पड़ी होती है और वहीं मर जाती है वो। तो उसकी डेड बॉडी उठाने के लिए भी शायद फिर लोग सोचते हैं कि इसको अब कौन उठाएगा। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कैट्स के साथ और ये हमने एक्सपीरियंस करी हैं उस वक्त में जब कोविड टाइम में हमने ग्रुप्स ज्वाइन किए थे। तो उसके बाद ये थॉट आया कि डॉग्स के लिए तो बहुत लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम फीडिंग पे भी जब खाना देने कुत्तों को जाते थे वहाँ पे ऑलरेडी खाना पड़ा होता था कुत्तों के लिए। इसका मतलब वहाँ पे से लोग आकर गुजर चुके हैं कुत्तों को खाना डालकर, बट कैट्स के लिए कोई नहीं है। तो वही एक थॉट था, हमने ये सोचा कि हम शुरू तो करेंगे लेकिन हम पहले एक्सक्लूसिवली कैट्स के लिए काम करेंगे, क्योंकि कोई भी नहीं कर रहा है तो किसी को तो करना पड़ेगा। तो वो दैट वाज द पॉइंट कि हमने सोचा कि अब हम कैट्स के लिए करेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर किया अपना, हमने जितने भी सर्टिफिकेशंस थे वो सब कुछ करने के बाद हमने फिर घर से ही शुरू किया। हमारा 2 BHK फ्लैट था, CR पार्क में था, वहीं से रजिस्टर करके हमारे वहाँ पे घर में उस वक्त 56 कैट्स हो गई थी वो करते करते। और 56 कैट एक बहुत बड़ा नंबर होता है
और उस 56 कैट में मेरे पास उस वक्त 12 पैरालाइज कैट्स थे मेरे घर के अंदर। मेरा घर ज़ू से भी ज़्यादा बदतर बन चुका था। ज़ू भी नहीं कहूँगी मैं उसको, ज़ू को फिर भी सफाई करने वाले होते हैं, हमारा घर बहुत गंदा होने लगा था। मेरी बेटी भी है, वो स्कूल जाती है, तो बहुत परेशानी होने लगी थी। उसकी लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही थी, हमारी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही थी, बड़े लोग भी ऑब्जेक्ट कर रहे थे घर के। और उसके बाद 56 कैट के बाद अगर मैं नहीं शेल्टर खोलती तो मुझे वहाँ पे शायद फुल स्टॉप लगाना पड़ता कि अब मैं रेस्क्यू नहीं कर सकती। बट वो थॉट था ही नहीं माइंड में उस वक्त। तो वो थॉट आ चुका था कि अब सिर्फ यही करना है, अब कैट्स को ही रेस्क्यू करना है। तो उसके बाद फिर हमने प्लान किया कि अब हम शेल्टर खोलेंगे। बहुत ढूंढा, ज़मीन कालका जी के आसपास, सीआर पार्क के आसपास कुछ नहीं मिला हमें। फिर जब हम वहाँ से बहुत आउटस्कर्ट की तरफ गए, हमने गूगल पे सर्च किया कहाँ ज़मीन मिल सकती है, तो तब हमें ये जगह मिली। ये थोड़ा दूर है उन इलाकों से, भीड़ भाड़ के इलाकों से, बट ये बड़ी जगह हमें वहीं मिल पाई। और यहाँ पर ये ज़मीन हमने किराए पे ली। ये बिल्कुल बंजर ज़मीन, बेयर लैंड थी। इसको हमने कंस्ट्रक्शन किया। इसको कंस्ट्रक्शन करने में हमारा करीब 45 लाख रुपया उस वक्त खर्च हो गया था। यहाँ पे पेड़ पौधे, घास कुछ भी नहीं था, वो सब कुछ हमने किया। और हमने इस तरीके से प्लान किया कि ये कैट्स के लिए बिल्कुल एक सेफ़ जगह होनी चाहिए, एक नेचुरल हैबिटेट जैसा होना चाहिए, और बाउंड्रीज ऐसी होनी चाहिए कि कैट्स यहाँ से बाहर ना जा पाएँ। तानिया के इस कैट शेल्टर में हर तरह के केसेस आते हैं, जैसे कि वो बिल्लियाँ जिनका गाड़ियों से एक्सीडेंट हो जाता है, या बिजली का करंट लग जाता है, या फिर कोई बड़ा जानवर जैसे कि डॉग उन पर अटैक कर देता है। लेकिन सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं ह्यूमन क्रुएलिटी यानी मानवीय क्रूरता के। मोस्ट कॉमन केसेस आजकल जो आ रहे हैं, एक्सीडेंटल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कभी बाइक हिट कर रही है, कभी गाड़ियाँ चढ़ रही हैं, तो इस टाइप के केसेस इस वक्त बहुत आ रहे हैं। और जब सर्दी का मौसम होता है उस वक्त तो बिजली के करंट लगने के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। और 80% के 90% केसेस में तो कैट बच नहीं पाती, और जो कैट्स बच पाती हैं उनके तो शरीर के कोई ना कोई अंग इतने जल जाते हैं, जैसे कि आगे के हाथ जल गए। मोस्टली आगे के हाथ ही जलते हैं, जिनको एम्पुटेट कराना पड़ता है, हमें कटवाना पड़ जाता है, तो वो केसेस आते हैं। ह्यूमन क्रुएलिटी के केसेस बहुत आते हैं, और उसका कोई मौसम नहीं है। ह्यूमन क्रुएलिटी कभी भी कहीं भी हो जाती है। हमारे पास ऐसा केस है जहाँ पे कुछ लड़कों ने मिलके कैट के हाथ काट दिए। हमारे पास ऐसा केस है कि एक बुचर ने कैट की पीठ पे अपना वो मीट काटने वाला चाकू ही मार दिया, जिससे वो आज भी बेचारा डिसबैलेंस है। हमारे पास ऐसा केस है कि जिस पर किसी ने, चाय वाले ने उबलता हुआ पानी कैट की टन के ऊपर फेंक दिया क्योंकि वो उसकी रेडी पे आ गई थी। तो ह्यूमन क्रुएलिटी के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। लोग प्रेग्नेंट कैट्स को डंडा मार देते हैं, वो पैरालाइज हो जाती हैं। तो ह्यूमन क्रुएलिटी के केसेस का बिना मौसम के कभी भी आ सकता है। और कैटशाला में आई इन कैट्स का उनका खाने पीने से लेकर उनके ट्रीटमेंट तक का पूरा ध्यान रखा जाता है। खाना हम कैट्स को यहाँ पे 3 बार देते हैं। मॉर्निंग में हम लोग इनका चिकन बॉईल होता है और उसमें हम पम्पकिन ऐड करते हैं, थोड़ा सा हम चावल बॉईल करते हैं। तो फ्रेश फूड होता है जो कुक किया जाता है मॉर्निंग में। अर्ली मॉर्निंग हम लोग 6 बजे स्टार्ट करते हैं, और सुबह की सर्विंग हम इनको 8 बजे, 8:30 बजे कर देते हैं। उसके बाद हम इनको दोपहर में 2 बजे रॉयल कैनाइन का ही देते हैं, ड्राई फूड देते हैं। वो सिर्फ लंच के लिए, मंचिंग के लिए होता है। और शाम के वक्त फिर से वही सेम प्रोसेस, चिकन बॉईल होता है, पम्पकिन होता है, राइस होता है, और वो हम बॉईल करके इनको खिलाते हैं। इसके अलावा सप्लीमेंट्स होते हैं जो हम इनके खाने में कई बार मिक्स करते हैं। हीमोग्लोबिन के लिए कर दिया या डाइजेशन के लिए कर दिया कभी, तो सप्लीमेंट्स कभी इनके खाने में मिक्स कर दिए जाते हैं। तानिया ने अपने इस कैट शेल्टर में एक ICU भी बनाया है, जहां उन बिल्लियों को रखा जाता है जिन्हें क्रिटिकल केयर या गंभीर देखभाल की ज़रूरत होती है। इंटेंसिव केयर यूनिट है। यहाँ पे जब भी हमारे रेस्क्यूज होकर आते हैं, इमीडिएटली उनको हम यहाँ पर रखते हैं, और यहाँ पर उनको रखने के बाद अंदर ही उनका ट्रीटमेंट होता है टिल द रिकवरी। जब उनकी रिकवरी हो जाती है, वैक्सीनेशन वगैरह सब कुछ पूरा हो जाता है, उसके बाद हम उनको बाहर वाले कंपाउंड में भेजते हैं। ये हनी है, हनी पे एसिड अटैक हुआ था, एंड इसका वूंड जो था पीठ पे करीब इतना बड़ा वूंड था, ऑलमोस्ट लाइक 8 इंचेस बाय 8 इंचेस इन रेडियस, तो काफी बड़ा वूंड था। अभी भी इसका वूंड तो हनी का काफी हद तक सूख गया, अभी भी थोड़ा बाकी है। इट्स बीन लाइक 4-5 मंथ्स नाउ। केमिकल इंजरी की वजह से बहुत टाइम लगा है, ये थोड़ा सा अभी भी बाकी है। एंड दिस इज अ वेरी वेरी लिटिल बेबी, वी गॉट हर जस्ट 2 days ago. She lost her mama. Yeah, Muffin. So she lost her mama, and she was roaming around in streets alone. So some feeder found her that she came for food. लेकिन उसके बाद
उसने हमें फ़ोन किया कि मैं नहीं संभाल पाऊंगा, ये बहुत छोटा बच्चा है। तो फिर हम लोग ले आए। तो अभी अभी ये करीब 5 हफ्ते की है। अभी इसका वैक्सीनेशन में 3 हफ्ते बाकी है। जब ये 6-8 हफ्ते की हो जाएगी तो वैक्सीनेशन होगा। उसके बाद हम लोग इसका एडॉप्शन प्लान करेंगे। एडॉप्शन होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये हमारी कैट शर्मा की प्रॉपर्टी है। डिफिकल्टी बहुत होती है जब इस तरीके से बैक टू बैक केसेस आते हैं, जैसे कि एकदम से कई बार दिन में 4-4 रेस्क्यूज आ जाते हैं। हम हॉस्पिटल में और हमें कॉल आ जाता है कि एक और रेस्क्यू आ गया। तो इस टाइप की दिक्कतें बहुत आती हैं, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में हमारे अलावा एक्सक्लूसिवली कैट्स के लिए कोई भी जगह नहीं है। कोई भी NGO जो है सिर्फ कैट्स के लिए काम नहीं करता, कोई भी शेल्टर जो है वो कैट्स के लिए नहीं है दिल्ली में इस वक्त। तो इस वजह से जितनी भी कॉल्स होती है वो सारी हमारे पास ही डाइवर्ट हो जाती है। ओवरऑल दिल्ली NCR से जहाँ भी होता है सब लोग सिर्फ हमें ही कॉल करते हैं। इवन अगर आप गूगल पे भी सर्च करो कैट NGO या कैट शेल्टर, वो सबसे पहले हमारा ही उस पर लिंक दिखाता है। तो इस वजह से हमारे पास फ्लो बहुत रहता है रेस्क्यूज का, बट सारा रेस्क्यू करना इज़ नॉट पॉसिबल। हमारे लिए हो ही नहीं पाता कि हम लोग इतना कर पाएँ, क्योंकि बहुत क्रंच रहता है, फाइनेंशियल बहुत क्रंच रहता है, रिसोर्सेज का बहुत क्रंच रहता है, काम करने के लिए स्टाफ नहीं होता, उसके लिए भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। गलियों और सड़कों में रहने वाली बिल्लियों का जीवन बाकी जानवरों की तरह ही काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इन्हें अपने खाने पीने से लेकर अपने आप को किसी बड़े जानवर से बचाने तक काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। वैसे तो ये कैट शेल्टर बीमार, बूढ़ी और घायल बिल्लियों के लिए ही बना है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी पालतू बिल्लियों को बूढ़ा या बीमार हो जाने पर उन्हें ज़बरदस्ती इस कैट शेल्टर के बाहर छोड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने पालतू कैट्स जो होती हैं, जिनसे उनका मन भर जाता है या उनकी एज बढ़ जाती है, तो वो लोग अक्सर ये कोशिश करते हैं कि किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी NGO को उनको इम्पोज कर दें उन पे। अब वो कई बार हमें कॉल करते हैं। जब वो कॉल करते हैं हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनको मत छोड़ो, ऐसे हम नहीं रख सकते, हमारे पास जगह नहीं है या हमारे पास रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है। बहुत लंबी आर्ग्यूमेंट्स के बाद भी वो लोग नहीं मानते, और उसके बाद वो अल्टीमेटली हमारा एड्रेस ढूंढ के निकालते हैं। एड्रेस ढूंढने के बाद वो बच्चे को डब्बे में पैक करते हैं और उसमें 2-4 छेद करके उसको पूरा टेप से पैक करके गेट के बाहर छोड़ जाते हैं, बिना ये सोचे कि अगर कोई कुत्ता आ जाए आसपास से, उस डब्बे को फाड़ दे, उस कैट को मार दे। वो सोचते ही नहीं है इस बारे में। उनको ऐसा लगता है कि हमने अब इसको वहाँ छोड़ दिया, मतलब हमारी नैया पार लग गई, अब हमारा बच्चा सेफ़ है। बट वो ये नहीं सोचते कि उस सेफ्टी को जो समझ रहे हैं वो मर भी सकता है बच्चा उनका। तो लोग झूठ बोल के हमारे पास छुड़वा देते हैं कैट की। कोई बीमार पड़ गई किसी की कैट और झूठ बोलते हैं स्ट्रीट कैट है, हमने ये स्ट्रीट से उठाई है, वहाँ पड़ी थी, यहाँ पड़ी थी। और जब उनके वीडियोस मंगाते हैं, फ़ोटो मंगाते हैं, तो वो क्लियरली दिख जाता है कि वो पेट कैट है, क्योंकि वो इतनी क्लीन होती है, उनका अलग से ही दिख जाता है कि वो पेट कैट है। गलियों में घूमने वाली कैट बिल्कुल डिफरेंट दिखती है, तो वो वैसे दिख जाता है। और उसके बाद भी हम उनको बोलते हैं तो वो उल्टा हमें ही उल्टा सुनाते हैं कि आप लोग को मदद नहीं करनी है तो मत करो, आप हमारी कैट नहीं, हमने बोल दिया। वो इस तरीके से बिल्कुल टाल देते हैं और हमें मजबूरन फिर वो बच्चा लेना भी पड़ जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम इनसे आर्ग्यूमेंट में पड़ेंगे तो बच्चे की जान पे आ जाएगा, किसी की लाइफ चली जाएगी। तो उस लाइफ को बचाने के चक्कर में हम लोग को मजबूरन फिर वो बच्चे लेने पड़ते हैं। और तानिया अपनी इन बिल्लियों को एडॉप्शन के लिए भी देती हैं, लेकिन कुछ खास दिशा निर्देशों के साथ। कैट एडॉप्शन में बिल्कुल क्राइटेरिया होता है फॉलो करने के लिए। सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि जो घर है उनका वो कैट प्रूफ होना चाहिए। कैट प्रूफ एज इन बालकनी अगर है तो उसमें नेटिंग होनी चाहिए। अगर कोई शाफ्ट विंडो में ऐसा कोई एस्केप एरिया है जहाँ से कैट निकल सकती है, एस्केप करके जा सकती है, वो एरिया उनको बंद करवाना पड़ेगा। ये दो तो मोस्ट हमारे कॉमन क्राइटेरिया हैं जो सबके लिए है। इसके अलावा जो होता है, जो फूड हम उनको सर्व कर रहे हैं, उनको अपना जो खाना है वो एक क्वालिटी फूड ही बच्चे को सर्व करना पड़ेगा। वो बिलो स्टैंडर्ड जाके खाना उनको सर्व नहीं कर सकते। सपोज़ मैं अगर एक अभी प्रीमियम क्वालिटी का खाना उनको खिला रही हूँ तो उनको वो क्वालिटी ही मेंटेन करनी पड़ेगी, उसको उससे बिलो नहीं जाना पड़ेगा। उससे बेटर कुछ दे सकते हैं तो इट्स गुड, बहुत अच्छी बात है, बट उससे बिलो नहीं जा सकते वो। तो वो हमें इन रिटर्न उनसे पूरा चाहिए होता है कि आप इस तरीके से मेंटेन करेंगे। आप अगर आउटडोर लेके जा रहे हैं तो बिना लीश के उसको नहीं बिना हार्नेस के नहीं लेके जाएंगे कैट को बाहर। आप उसको बाइक पे नहीं घुमाएंगे कैट को, बिकॉज थिंग्स आर रिस्की। ये चीज़ें रिस्की हैं, कैट्स कई बार पैनिक कर जाती है। तो लोग जो है वो क्राइटेरिया पे खड़े नहीं उतरते। उनको ये है कि कैट इन आउट करती रहे, फेयर है, और कैट को हम कुछ भी खिलाते हैं, फेयर है। जबकि आप कैट को दूध नहीं दे सकते, आप कैट को रोटी नहीं खिला सकते, बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं कैट के खाने में। उनका जो 80% 90% होता है वो मीट बेस्ड होता है, और उसके अलावा आप उसमें थोड़ा बहुत ग्रेन या पम्पकिन मिक्स कर सकते हो।
बट आप उनको ज़्यादा ग्रेन पे और लेस मीट पे नहीं रख सकते। कैट लवर्स के लिए मेरा सिर्फ ये मैसेज है, एक तो अगर आप घर में पेट रख रहे हैं और रखना चाहते हैं कैट्स को, तो पूरी सेफ्टी के साथ उनको आप घर में रखें। और हम तहे दिल से तैयार हैं कि आप लोग को हम एडॉप्शन पे दें, आप अडॉप्ट करें इन बच्चों को, उनको प्यार दें और उनको सेफ्टी और एक अच्छा एनवायरनमेंट दें अपने घर के अंदर, और जो जो उनकी ज़रूरतें उनको पूरा करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चा अगर आपके पास है, जैसे मैं यहाँ 150 से ज़्यादा बच्चों की देखभाल कर रही हूँ, अगर आप एक की करते हो तो आप शायद ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। और जो लोग नहीं भी कैट्स को रखना चाहते हैं, एटलीस्ट वो लोग कैट फीडिंग शुरू करें। स्ट्रीट्स में कैट्स को फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अगर उनको फीड मिलता रहेगा तो उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। पॉ सेवियर्स फाउंडेशन की इस कैटशाला के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। परिवर्तन अपने हर नए वीडियो में आपके सामने लाएगा कहानी किसी ऐसे शख्स की जिसने समाज में परिवर्तन लाने के लिए एक कदम बढ़ाया और अपनी मेहनत और अपनी डेडिकेशन के चलते वो किसी के जीवन में परिवर्तन ला पाए। और ऐसे ही लोगों के बारे में लगातार जानने के लिए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल परिवर्तन बदलाव की ओर एक कदम, एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे परिवर्तन और बदलाव की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।